बुक्स फॉर एवर में खुशामदीद। नावल मेरे चारा घर, जिसकी राइटर है रुखसाना निगार अदनान, उसकी ये 36वीं और लास्ट एपिसोड है। और यकीनन आप लोगों ने इस थ्रू आउट जर्नी को पसंद किया होगा, और मैंने पूरी कोशिश की कि आप लोगों को टाइमली नॉवेल्स प्रोवाइड कर सकूं, क्योंकि सारा दिन मैं बिज़ी होती थी, कभी क्लासेस होती थी, कभी कुछ होता था, तो इसीलिए मैंने फिर टाइमर लगा देती थी ताकि आप लोगों को टाइम से एपिसोड्स एटलीस्ट मिल जाया करें। तो खैर स्टार्ट करते हैं इसकी लास्ट एपिसोड को बगैर किसी देर के। वो सारे सफ़र के दौरान एक पल के लिए भी पुरसुकून नहीं हो सका था। इस ज़हनी खिंचाव ने हिसाब शक्ल कर डाले थे, मगर कोई हल नज़र ना आता था। एक आखिरी हल तो इन कागजात की सूरत में उसके ब्रीफ केस में मौजूद था, जो वो डाइवोर्स पेपर्स की शक्ल में तैयार करवा के ले जा रहा था बिया के लिए, जो उसने अपने लिए इकलौती फरमाइश की थी। वो कैसे उसकी ये ख्वाहिश पुलसरात से गुजर कर पूरी करने के काबिल हुआ था, ये बस वही जानता था। काश पहले दिन से मैं अपने दिल में छुपे इन जज्बात को बिया पर आशिकार कर देता, ख्वाह उसे नागवारी ही गुजरता। जिस तरह आहिस्ता आहिस्ता वो नामुवाफिक माहौल में रहने की आदी होती चली गई, इसी तरह मेरे जज्बात भी उसके दिल पर ख्वाह हौले हौले सही असर कर ही जाते। मगर मैंने तो इन जज्बात को सीप के मोती की तरह सख्त खौल जैसे नज़रअंदाज कर देने वाले रवैये के पीछे छुपा कर रखा, अच्छे हालात से मशरूत करके। जब मैं बिया के लिए सब सहूलतें हासिल कर लूँगा, फिर इन मोतियों जैसे सच्चे आबदार खरे जज्बात को उसके सामने खोल कर रख दूँगा। और मैं जो सारी ज़िंदगी वक्त की कदर को अपनी हर तरजीह पर अव्वलियत देता रहा, बिया के मामले में भूल गया कि वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, कि मुवाफिक हालात पैदा होने पर मुझ जैसे मंसूबा साज अपने जज्बात का इजहार करें। और सब कुछ मेरी मर्ज़ी, मेरी प्लानिंग के मुताबिक तो नहीं हो सकता था। वो इंतज़ार करते करते थक गई और बुरी तरह से मुझसे मुतनफिर हो गई कि फिर मेरे हल्के बुल्के इजहार मोहब्बत उसकी मामूली सी तवज्जो भी हासिल न कर सके। अब मेरे पास उसको देने के लिए सब कुछ है, सिवाय गुजरे वक्त के, जब उसे मेरी मोहब्बत की सख्त ज़रूरत थी। और अब मैं चाहूँ भी तो उसे यकीन नहीं दिला सकता, और ज़बरदस्ती जानवरों को बांधा जा सकता है, इंसानों को नहीं। और फिर मियाँ बीवी के रिश्ते दो तरफ़ा मोहब्बत, ज़रूरत और एहसास ही बांध सकता है, समझौता या मजबूरी नहीं। और हम दोनों के बीच अब कुछ भी नहीं बचा। टैक्सी घर के आगे रुकने तक वो इन्हीं उलझी हुई बेतुकी सोचों में उलझता परेशान होता रहा। बारिश हो रही है। टैक्सी रुकने पर उसने चौंक कर बाहर देखा। जब वो एयरपोर्ट से टैक्सी में बैठा था उस वक्त तो बारिश नहीं हो रही थी। हाँ तुम रुको, मैं ज़रा गेट खुलवा लूँ, फिर सामान उतरवाता हूँ, उसने टैक्सी ड्राइवर से कहकर दरवाज़ा खोला और तेज़ बारिश की बौछार से बचता बचाता गेट तक पहुंचकर बेल बजाने लगा। कितनी देर तक बेल बजाने के बावजूद कोई बाहर नहीं आया था। यह अंजाम होता है मिस्टर राफेज सरप्राइज़ देने का, अब भुग तो। उसे खुद पर गुस्सा आने लगा। वो 3 बार मज़ीद बेल बजाने के बाद दोबारा टैक्सी में आ बैठा। कमाल है, सब किधर चले गए? अम्मी तो जाग ही रही होती हैं और अभी तो 10 भी नहीं बजे। गाड़ी में बैठकर पहले वो घर के फ़ोन पर ट्राई करता रहा, फिर अबिया के मोबाइल पर, मगर कहीं से कोई रिस्पांस नहीं मिल रहा था। आखिर थक कर उसने वलीद के मोबाइल पर कॉल की। हाँ राफे, हम सब इधर अस्पताल में हैं। आरफत आई की तबीयत ठीक नहीं, पुप्पो भी इधर ही है, तुम फ़िलहाल इधर ही आ जाओ। वलीद ने उसे अस्पताल का पता बताते हुए आने को कहा तो उसने गहरा सांस लेते हुए टैक्सी वाले को चलने को कहा। उसे नहीं पता था कि आरफा मामी की तबीयत इस कदर ख़राब होगी। सभी के रंग उड़े हुए थे। सामान एक तरफ रखकर वो सादिया बेगम के पास ही बैठ गया। वो उसे कहीं नज़र नहीं आ रही थी, जिसकी एक झलक देखने को वो कब से बेताब था। न जाने कैसी झिझक थी कि वो किसी से भी उसके बारे में पूछ न सका। बिया तो घर में ही होगी, उसने दरवाज़ा क्यों नहीं खोला? 9 बजे के करीब तो इधर से गई थी, मैं समझी घर चली गई है। चलो मुबाद, सादिया बेगम बोली तो वह हैरान नज़रों से उन्हें देखने लगा। घर पे तो कोई भी नहीं था। जुमला उसकी नोके ज़बान पर आते आते रुक गया। इस तूफ़ानी बारिश में और रात के वक्त माँ की हालत देखकर भला वो घर क्यों जाएगी? वो अम्मी से पूछना चाह रहा था मगर पूछ ना सका। इस तरह में वो एकदम से उठ खड़ा हुआ। मैं ईशा की नमाज़ पढ़ा हूँ, देर हो गई है, तुम बैठो इधर, सादिया बेगम कहते हुए बरामदे के आखिर में बने। नमाज कहाँ में चली गई? डॉक्टर साहब से मैं ज़रा पता करके आऊँ क्या कंडीशन है। वलीद थोड़ी देर बाद आहिस्तगी से बोला। वलीद मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। जोया भी उसके साथ चल पड़ी। हारिस आईसीयू की इकलौती खिड़की के साथ खड़ा अंदर ज़िंदगी और मौत की जंग लड़ती माँ को देखे जा रहा था। सेल फोन बजने की मुधर ट्यून ने राफे को अपनी परेशान सोचों से चौंकाया था। सामने सोफे पर वलीद का मोबाइल पड़ा था। जाते हुए शायद वो उधर ही भूल गया था। राफे ने आगे बढ़कर मोबाइल उठा लिया। वलीद, मैं बिया, प्लीज़ कम टू हेल्प मी। मैं होटल के कमरा नंबर में हूँ, मैं यहाँ लॉक्ड हूँ, प्लीज़ आ जाओ प्लीज़। वलीद मुझके के साथ रोते हुए कह रही थी और राफे के पैरों के नीचे से ज़मीन निकल गई। उसे बिया की बात समझ में नहीं आई थी, मगर हिचकियाँ सुनकर उसकी समाअतों में आंधियाँ सी चलने लगी।
वो इस वक्त होटल के कमरे में क्या करने गई होगी। और वलीद को फ़ोन। अल्लाह का शुक्र है छोटी ताई की हालत अब खतरे से बाहर है। डॉक्टर काफ़ी मुतमईन है, खतरा तो अभी है मगर पहले से कम। तुम्हारा आना मुबारक हुआ। उसी वक्त वलीद अंदर आते हुए बोला तो राफे ने चौंक कर हाथ में पकड़ा मोबाइल, दूसरे हाथ में मुंतकिल करते हुए हाथ पुश्त पर कर लिया। तुम्हारे पास गाड़ी है ना? वो एकदम वलीद से बोला। हाँ है। वो कुछ हैरान सा बोला। मुझे ज़रा चाबी दो, मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ। वो अजलत भरे अंदाज में बोला तो वलीद ने कुछ भी पूछे बगैर चाबी निकाल कर उसके हाथ पर रख दी। तो वो वलीद का मोबाइल आहिस्तगी से पीछे सोफे पर रखते हुए अभी आता हूँ कहकर बाहर निकल गया। दरवाज़ा लॉक था। चंद लम्हे सोचने के बाद उसने दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर मुकम्मल खामोशी थी। उसने एक कदम पीछे होकर रूम नंबर पढ़ा। यही नंबर था जो अबिया ने बताया था। राफे ने अब उसके ज़रा ज़ोर से दस्तक दी। मुसलसल खामोशी पर उसने की होल से अंदर झांका। सामने बेड खाली था। साइड टेबल पर पड़ी बोतल से उसका खून खौला दिया। उसने दरवाज़ा धड़धड़ाना शुरू कर दिया। अभिया तुम अंदर हो तो दरवाज़ा खोलो, इस बार उसने कांपती आवाज़ में कहा था। बंद दरवाजे के पीछे हल्की सी आहट हुई। दरवाज़ा लॉक्ड है शायद। उसकी कांपती हुई आवाज़ राफे को सुनाई दी तो एक गहरा इत्मीनान उसे अपने रगों पैर में उतरता महसूस हुआ। वो हैरान सी थी। हैंडल को घुमाकर देखो वरना चाबी अंदर ही कहीं होगी। दरवाजे के साथ खटर पटर की आवाज़ें आने लगी। राफे के सब्र का पैमाना जैसे छलकने को था। तभी दरवाज़ा खुल गया। राफे को अपने सामने पाने की बिल्कुल भी तवक्को नहीं कर रही थी। उसकी हालत बेहद मखदूश हो रही थी। राफे फिर घुटी घुटी सी चीख उससे लबों से निकली और वो उसके फराग सीने में मुंह छुपाकर हिचकियों से रोने लगी। चुप करो भैया, प्लीज़ चुप कर जाओ, देखो यहाँ सब। वो उसे अपने साथ लगाए लगाए 2 कदम अंदर कमरे में आ गया। नहीं नहीं, मुझे अंदर नहीं जाना, मुझे यहाँ से ले चलो चलो। वो एक झटके से उसके सीने से अलहदा होती हुई बाहर की तरफ लपकी। अच्छा चलते, 1 मिनट ठहरो। वो उसे तसल्ली देते हुए अंदर की तरफ देखने लगा। राफे चले चले, प्लीज़ मैं मर जाऊँगी, चले। वो एक बार फिर उसके साथ लिपटते हुए स्ट्राई अंदाज में चिल्लाई थी। उसने कंधों से पकड़कर अबिया का चेहरा सामने किया। उसके बाल बिखरे हुए थे, चेहरे पर कोई निशान नहीं था, जबकि गर्दन पर 2-3 जगह खराशें थी। उसके यूँ देखने पर वो एक पल को ठटकी और उसे पहली बार अपने दुपट्टे की गैर मौजूदगी का एहसास हुआ। बेख्तियार उसने मुड़कर अपने दुपट्टे की तलाश में नज़रें दौड़ाई। दुपट्टा 3 कदम के फासले पर काउच के पास पड़ा था। राफे ने आगे बढ़कर उसे दुपट्टा पकड़ाया और बाथरूम के दरवाजे के पास ढेर हुए ज़रा आपको झुककर देखने लगा। बज़ाहिर वो ज़ख्मी नहीं था मगर बेहोश था। छोड़ दे राफे इस मूवी को, प्लीज़ चले चले यहाँ से। वो उसकी शर्ट का कॉलर पीछे से खींचते हुए खौफजदा अंदाज में बोली। 1 मिनट देख तो लेने दो, कहीं खुदा न ख्वास्ता। उसके दिल की धड़कन और नब्ज़ें चेक कर रहा था। उसे शायद कहीं गहरी चोट आई थी। राफे ने उसे बामुश्किल उठाकर बेड पर लिटाया। अभिया ने उसके चेहरे की तरफ देखते हुए नफरत से मुंह फेर लिया। राफे ने गाड़ी में आकर बैठने तक उससे कुछ नहीं पूछा। वो खुद को बामुश्किल घसीटते हुए चल रही थी। घंटा भर के उस जानलेवा हादसे ने उसके जिस्म से सारी तमन्नाइयाँ निचोड़ ली थी। लिफ्ट से बाहर कदम रखते ही वो चकराकर गिरने लगी थी। राफे ने उसे कंधे से थामकर सहारा दिया और उसे पता भी नहीं चला उन हाथों की अजनबियत कब उसके लिए इतनी गहरी अपनायत में बदली कि उसे उनका लम्स नाशना महसूस ही नहीं हुआ। तुम बैठो, मैं अभी आया। उसे गाड़ी में बिठाकर वो एक बार फिर होटल के अंदर चला आया। वो रिसेप्शनिस्ट से कुछ कह रहा था। थोड़ी देर बाद वो ड्राइविंग सीट पर आ बैठा। बाहर बारिश थम चुकी थी मगर सड़कें अभी गीली थी। रात गहरी और तारीख हो चुकी थी। होटल के बाहर रौनक सड़क से मुड़ते ही अगले सब तरफ खामोशी, सन्नाटा और अंधेरा था। वो चुपचाप बैठी राफे के सवालों का इंतज़ार कर रही थी। क्या वलीद ने राफे को भेजा है? उसको ये उलझन भी परेशान कर रही थी मगर राफे तो यूँ लब से बैठा अनहमाक से ड्राइविंग कर रहा था जैसे साथ बैठे उसके वजूद ही से लाइल्म हो। गाड़ी ने मोड़ काटा ही था कि घड़र घड़र की आवाज़ के साथ उसका इंजन बंद हो गया। क्या मुसीबत है? वो उतरते हुए बुड़बुड़ाया और बुनट उठाकर चेक करने लगा। अबिया की परेशान भटकती निगाहें अचानक अपने बाएं हाथ देखते हुए पथरा सी गई। उसे पता भी नहीं चला कि वो मानूस रास्तों पर सफ़र कर रही थी। न जाने कब और कैसे ज़िंदगी ऐसे रुख बदलती है कि मानूस रास्ते अजनबी और अजनबी राह गुजर इंसान को उसकी मंजिल की जानिब ले जाती हुई है। वो अंसारी हाउस के सामने खड़े थे जिसके बाहर मेन गेट के ऊपर बड़ा सा बैनर लगा था बराए फ़रोख्त का। कभी ये अंसारी हाउस उसके लिए बाग़ अदन के बागों में से एक था जिससे निकाले जाने का गम उसे आदमो हवा की तरह दिन रात रुलाता था। ये वो शराब था जिसके पीछे भागते भागते उसने अपने ख्वाबों के पाँव ही लहूलुहान नहीं किए थे। अपनी जान और आबरू सबको दाव पर लगाने चली थी। शराब ख्वाब ही तो होते हैं और ख्वाब बंद आंखों से ही देखे जाएं तो भले लगते हैं। हकीकत में उनके ताक़ुब में निकलो तो तल्ख़ हकीकतों के पत्थर आदमी की आंखें फोड़ देते हैं। शुक्र है लंबी गड़बड़ नहीं थी। कब राफे ने उसके बराबर आकर बैठते हुए गाड़ी स्टार्ट की उसे पता नहीं चला। अबिया की महवियत पर एक्सीलेटर पर पड़ा उसका पाँव ज़रा सा पीछे हटा था। अंसारी हाउस पर लगे बराए फ़रोख्त के बैनर ने उसे ज़रा सा चौंकाया। फिर उसने गाड़ी आगे बढ़ा दी।
अबिहा की महवियत टूटी तो एक गहरा सांस लेकर उसने गर्दन मोड़कर राफिया की तरफ देखा। वो एक बार फिर गाड़ी ड्राइव करने में महव हो चुका था। उसकी मौजूदगी से लाइल्म अबिहा का जी चाहा वो फूट फूट कर रोने लगे या चिल्लाकर उससे पूछे कि वो उसे कुछ पूछता क्यों नहीं। वो बेबसी से अपने गहरे एहसास में गिरफ्तार लब काटते हुए अपने हाथ मसलने लगी। तुम फ्रेश हो आओ, फिर अस्पताल चलते हैं। वो राफिया की आवाज़ पर चौंकी। उनकी गाड़ी घर के आगे खड़ी थी। ये चाबी ले लें, मैं अम्मी से लेकर आया था, उसने चाबी देते हुए कहा तो उसे गहरी शर्मिंदगी ने आ लिया। उसके हुलिये से कोई कुछ नहीं अक्स कर सकता था। अगर अल्लाह ने मेरा पर्दा रखना होता तो यकीनन वलीद को भेजता। राफ़े को भेजने का मतलब, अब जो भी कुछ है मैं खुद राफ़े से पूछ लूँगी उसने क्या तय किया है। मज़ीद शशोपंज की हालत में रहकर मुझे एक बार फिर इन वसवसों की सूली पर नहीं लटकना। वो दिल में फ़ैसला करते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर निकल गई। उसकी गोद से कोई चीज़ आहिस्ता आवाज़ के साथ नीचे गिरी थी। पहले राफ़े का इरादा भी अंदर जाकर थोड़ा फ्रेश होने का था, मगर नीचे गिरी उस चीज़ ने उसे गाड़ी में बैठे रहने पर मजबूर कर दिया। मुझे अब अपनी ज़िंदगी का कोई भरोसा नहीं। वो धूप में कुर्सी पर बैठी थी और बिया उनकी कमज़ोर पिंडलियों और पाँव पे जैतून के तेल से हल्का हल्का मसाज कर रही थी। जोया उनके पास बैठी सेब काट रही थी। मम्मी, ये कौन सी नई बात है? बेचारी औलाद आदम जैसे ही पैदा होती है मौत का खौफ उसके बड़े होने के साथ ही बड़ा होता जाता है। कभी कभी तो मुझे भी ये महसूस होता है कि अभी हज़रत मुल्कुल मौत मेरे सामने आए और जोया बीबी मरहुमा हुई वो सेब की पतली पतली काशों पर नमक और काली मिर्चें छिड़कते हुए मज़े से बोली, हर वक्त तौल फौल ना बका करो। इस बार तो शायद तुम दोनों की दुआएं मुझे खींच लाई, मगर अब मज़ीद इंतज़ार। मैंने तुम्हारी चच्ची और चचा को आज शाम बुलवा लिया है शादी की डेट फिक्स करने के लिए। तुम्हारी पुप्पो तो थोड़ी देर में आने वाली हैं, उनसे कुछ मशवरा करना है। और मम्मी, अल्लाह का खौफ आइए, अभी आपको अस्पताल से डिस्चार्ज हुए 1 हफ्ता हुआ और आप ढोल ढुमक्के का प्रोग्राम बना रही हैं। जोया ज़ोर से चीखी थी। फिर वही फजूल बकवास, तुम उठो और जाकर किचन को देखो, मैं बिया से बात कर लेती हूँ। उन्होंने बाकायदा हाथ पकड़कर उसे उठा दिया। माशाल्लाह मम्मी जी, क्या सियाना बंदा ढूंढा है आपने मशवरे के लिए। वो बिया की संजीदा शक्ल को देखते हुए मुस्कुरा कर बोली, उनसे तो अच्छा आपकी ये सामने वाली दीवार मशवरा दे देगी। ना दीवार ने आगे से हूँ हाँ करना है ना इनकार। इस तरह बिया बीबी ना हाँ करेंगी ना। वो जाते जाते उसे चुरा गई। ठीक कह रही है जोया। बिया, मुझे बताओ बेटा, मसला क्या है? क्यों इस कदर गुमसुम सी हो? क्या परेशानी है? पहले मैं समझी शायद राफ़े के साथ तुम्हारी कुछ गड़बड़ है, मगर जिस दिन से होश आया है राफ़े से मिली हूँ तो अपनी ही नज़र लग जाने के डर से उसे जी भरकर भी नहीं देखा कि मेरे रब ने मेरी मासूम बेटी का कैसा वजी समझदार जोड़ बनाया। सादिया तो तुम पर जान छिड़कती है और घर में कौन है जिससे तुम परेशान हो? वो उसे हाथ पकड़कर अपने पास बिठाते हुए संजीदगी से पूछने लगी। मम्मी, ऐसी कोई बात नहीं, बस यूं ही आपकी बीमारी ने मुझे जैसे खौफजदा कर दिया कि खुदा न ख्वास्ता अगर आपको कुछ हो गया तो। आपने ठीक फैसला किया है जोया की जल्द से जल्द शादी कर देने का। मम्मी, हम बेटियां बहुत कमज़ोर बहुत बुज़दिल होती हैं और ख़ुद से कोई भी फ़ैसला कम अज़ कम मैं तो दुरुस्त नहीं कर सकती। मैंने तो अपना ही तजिया किया मम्मी। मुझे ना इंसानों की पहचान है ना अपनी। दूसरों को जानने परखने का इंसान तब दावा करे जब वो खुद को समझ ले। और इस दुनिया का सबसे मुश्किल काम अपने आप को समझना है। बड़े वाक़यात को जाने दें। अक्सर छोटी छोटी बातों पर हम इस तरह से रिएक्ट कर जाते हैं कि अपना वो रूप देखकर हम खुद चौंक जाते हैं कि ये मैं हूँ। और जो इंसान दुरुस्त फैसले की कुव्वत ना रखे वो मुश्किल हालात का क्या सामना करेगा। वो ना जाने क्या कहे जा रही थी। आरफा बेगम कुछ समझ ना पाई। क्या परेशानी है भैया? उन्होंने प्यार से उसका गाल चलाया। मम्मी, मुझे लगता है मेरे असाब बहुत कमज़ोर हो गए हैं। अब मज़ीद कोई भी बड़ी बात कोई सदमा कुछ बर्दाश्त नहीं कर सकेंगे। मम्मी, मुझे बहुत डर लग रहा है। वो उनके कंधों पर सर रखकर सिसकने लगी। क्या राफ़ी ने कुछ कहा है? उसने नफ़ी में सर हिला दिया। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान, माशाल्लाह आज तो बहुत बेहतर लग रही हैं। सादिया बेगम की बशाश आवाज़ के साथ राफ़े के भारी कदमों की आहट ने उसे एकदम से सीधा होने पर मजबूर कर दिया। चेहरे पर आए बाल हटाते हुए उसने अपनी आंखें रगड़ी और पास खड़ी पुप्पो को सलाम करते हुए उठ खड़ी हुई। वो उसे प्यार करके कुर्सी पर बैठ गई। कैसी हैं अब मानी जान? वो इस तरह खड़े खड़े आरफा बेगम का हाल पूछने लगा। अबिया ने एक शिकायती निगाह उस पर डाली और सर झुका लिया। अल्लाह का शुक्र है बेटा, उसने कुछ फ़राइज़ अदा करने के लिए नई ज़िंदगी दी है। उसका जितना भी शुक्र अदा करूँ कम है। बैठो ना ममानी जान, कुछ फ़राइज़ नहीं, इंशाल्लाह आप अपने सारे फ़राइज़ अपने हाथों से अदा करेंगी। वो बूढ़े पुरअतमाद और अपनायत भरे लहजे में बोला था। इंशाल्लाह, सादिया बेगम ने बुलंद आवाज़ में कहा। मैं अब चलता हूँ अम्मी, मुझे ऑफिस से देर हो रही है। वो उसी तरह खड़े खड़े बोला।
ये क्या बात हुई बेटा, अब आए हो तो थोड़ी देर बैठो। बिया उठो बेटा, चाय ले आओ, इतनी देर तो बैठोगे ना। उन्होंने कुछ ऐसे लहजे में कहा कि वो सर हिलाते हुए बैठ गया। वो खामोशी से उठकर बाहर आ गई। उसने चाय बनाकर जोया के हाथ भिजवा दी और खुद किचन में ही रही। न जाने दिल को कैसी आस लगी थी कि वह न जाने से पहले ज़रूर उसके पास आएगा। उस रात उसे अस्पताल पहुंचाकर बेहद संजीदा चेहरे के साथ वो थोड़ी देर ही रुका था। अगले दिन भी खड़े खड़े आरफा बेगम की खैरियत पूछने आया। उसने उससे कोई बात नहीं की। हालांकि उस रात के बाद उसका रोआ रोआ राफे के कुछ कहने का मुंतज़िर था। पता नहीं वो उससे बात क्यों नहीं कर रहा था, नज़र तक नहीं मिलाता था। यूँ पास से गुजर जाता जैसे किसी कुर्सी या सोफे के पास से कोई लातलकी से गुजर जाता है। उसके दिल में क्या था, वो उसकी ज़रियाब के कमरे में मौजूदगी से क्या समझा था और इस समझने के नतीजे में क्या तय किए बैठा था। ये ख्याल ही उसे वहशत ज़दा करने के लिए काफ़ी था और अपनी बरीयत साबित करने के लिए। ना उसके पास अल्फाज थे और ना कोई गवाह। अभी तो वो खामोश था, मगर जब बोलेगा, उससे पूछेगा तो वो क्या कहेगी, कैसे अपनी सफाई पेश करेगी। ये ख्याल आता तो उसकी खामोशी ही गनीमत लगती है। लेकिन आखिर कब तक, कोई कब तक इंतज़ार की सूली पर लटक सकता है। वो इस सारे किस्से को आर या पार क्यों नहीं करता। वो यूं ही बर्तन इधर उधर उठाकर रखती रही। अपनी उलझी हुई सोचों से बाहर आई तो राफे के कदमों की गूंजदार चाप बैरूनी दरवाजे की तरफ बढ़ गई चुकी थी। उसका जिजा अपना सर दीवार के साथ दे मारे। या आखिर अब मुझसे कौन सा खेल खेलना चाहता है, मेरी बेबसी का मज़ा लेकर संगदिल इंसान। पहले बेबसी फिर तैश ने उससे आ लिया। वो ज़ोर ज़ोर से बर्तन पटकने लगी। अरे अरे बिया, ये बर्तन हमारे अपने हैं, किराए के या हमसायों के नहीं, कुछ तो ख्याल करो। उसी वक्त जोया अंदर दाखिल हुई थी और उसने जोया की बात सुनकर अपने हाथ में पकड़ी प्लेट ज़ोर से सिंक में दे मारी और आंखों में उमड़ती नमी को पीती भागते हुए बाहर निकल गई। इसे क्या हुआ, उसके यूं भागने पर हैरान सी सोचती रह गई। जोया और वलीद के निकाह और रुखसती की तारीख महज 15 दिन बाद की रखी गई थी। हालांकि उसने आरफा बेगम से कहा भी कि इतनी जल्दी भला तैयारी कैसे होगी, फिर वो भी अभी पूरी तरह से सेहतमंद नहीं हुई। तैयारी के लिए तो तुम्हारे चाचा चाची ने साफ मना कर दिया हो कि उन्हें फर्नीचर, मशीनरी और इस तरह की दूसरी चीज़ों में से कुछ भी नहीं चाहिए। उनके घर में सब कुछ मौजूद है। वलीद ने अभी 2 माह पहले अपना कमरा फर्निश्ड करवाया, इसलिए फर्नीचर के नाम पर तो एक बेड भी उन्हें नहीं चाहिए। रहे कपड़े और जेवर तो वो उसके लिए भी मना कर रहे थे। मगर इतना तो बहरहाल हम करेंगे और देखना जैसे ही तैयारियां शुरू होंगी मेरी बीमारी कैसे गायब होती है। मैं तो एक एक सांस में 1000 बार शुक्र अदा कर रही हूँ कि अपने हाथों से अपनी बेटी को रुखसत कर सकूँ। मम्मी, आपको ये सब अभी इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए था। अभी आप मुकम्मल तौर पर ठीक भी नहीं हुई, फिर आपके पास कौन रहेगा भला। जोया संजीदगी से उनके पास बैठकर कहने लगी, मैं जो हूँ मम्मी के पास, तुम्हें फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। उसके मुंह से अचानक निकला था, शादी तक ना, इसके बाद तो तुम भी चली जाओगी। पुप्पो ने तुम्हें यहाँ इसीलिए तो रहने दिया है शायद। जोया के शायद ने बिया के दिल में जलता दिया जैसे बुझा डाला। पुप्पो हर दूसरे तीसरे दिन चक्कर लगाती थी, आते जाते उसे उसी लगावट से प्यार करती, मगर साथ चलने को एक बार भी ना कहती। पता नहीं इन माँ बेटे ने क्या तय कर रखा है। उसे अब इस ख्याल से ही कोफत होने लगी थी। और मम्मी प्लीज़ मेरे लिए ये बुक्स बॉक्स भर भर कर कपड़े और देहाती औरतों की तरह ढेर सारे भारी जेवरात ना बनाइएगा। बस मेरी पसंद के स्टाइलिश 3-4 जोड़े और हल्की सी ज्वेलरी बस। वो अपने ख्यालों से चौंकी तो जोया को कहते सुना और वो खुद कितने दिन तक इस बात का शोक मनाती रही थी कि मम्मी ने उसे ख़ानदानी दस्तूर और रस्म के मुताबिक ट्रक भरकर जहेज नहीं दिया। बस थोड़ा सा जेवर, 2 सूटकेस कपड़ों के और चेक बुक की सूरत बोझ गले से उतार फेंका। और ये जोया, क्या वाकई मेरे बहुत से गम, बहुत सी महरूमियाँ खुद साख्ता थी। वो कदम कदम पर खुद एहतसाबी से गुजर रही थी। मैं वाकई बहुत बदल गई हूँ। जोया ठीक कहती है, उसने आखिर में खुद ही एतराफ़ कर लिया। और मम्मी जी, आप ही तो कहती हैं कि ट्रक भर जहेज ले जाना भी कोई कामयाब शादी की ज़मानत नहीं, तो फिर इतने तरद्दुद की भला क्या ज़रूरत। ज़िंदगी तो लोगों के साथ गुजारना पड़ती है, चीज़ों के साथ तो नहीं। जोया की आवाज़ एक बार फिर उसके कान में पड़ी। रोशी क्या लेकर गई थी और कितनी खुश है। और मैं तो फिर भी शानदार ख़ानदानी बैकग्राउंड जहेज के नाम पर अच्छा खासा सोना पैसा लेकर आई थी। ये है मेरी कामयाब ज़िंदगी। ढेर सारी उदासी ने फिर उसे घेर लिया था। वो उन दोनों को बातें करता छोड़कर चुपके से उठकर बाहर आ गई। ये तो भाई सरासर ज़्यादती है। हर कोई मेरी बनी सवरी दुल्हन को देखने की बजाय किसी और की पुरानी दुल्हन को देखे जा रहे हैं। उठाओ भाई ये अबिहा बीबी को मेरी दुल्हन के पहलू से।
वो जो जोया के सजरे सवरे शर्माए शर्माए रूप को निगाहों के रास्ते दिल में उतारती उसकी तरफ झुकी उसकी तारीफ कर रही थी। वलीद की अचानक आवाज़ पर एकदम से सीधी हुई थी। वो जोया के दूसरी तरफ बैठा बड़े मायने खेज अंदाज में उसकी तरफ देख रहा था। अभिया ने उसे घूर कर देखा। क्या कह रहे थे तुम? एकदम ही सब उसकी तरफ मतवज्जे हुए थे। भाई अभी मूवी वाले से कह रहा था कि मेरी दुल्हन के अच्छे अच्छे क्लोजअप लेना, ये दिन कोई बार बार थोड़ी आता है। तो कहने लगा अच्छा जी ले लेंगे, पहले ये जो हसीन चेहरा हमारे कैमरे के फोकस में आ रहा है, पहले इसके तो चंद अच्छे अच्छे क्लोजअप महफूज कर लें। अब बोलो ये ज्यादती है कि नहीं? वह बिया के घूरने की परवाह किए बगैर उसी ढिठाई से बोला तो वो गुस्से में उठकर जाने लगी। बिया तुम वलीद की बातों का बुरा ना मानो, वो यही तो चाह रहा है कि तुम्हें गुस्सा आए और तुम उससे लड़ो। जोया ने उसका हाथ पकड़कर उठने से रोक दिया था। गोल्डन और ब्राउन बनारसी फूलों वाली खूबसूरत साड़ी में वो कैसी लग रही थी और उसका अंदाज़ा उसे खुद भी था, मगर इस तरह सब उसी की तरफ मतवज्जे हो जाएंगे ये उसे अच्छा नहीं लग रहा था। जिसकी नज़रों में वो अच्छा लगना चाह रही थी वो तो शायद उसकी तरफ देखना ही भूल गया था। मेहंदी और बारात में कहीं बार ऐसे मौके आए कि वो बनी सवरी खुशबुओं में बसी उसके बिल्कुल आसपास से गुजरती रही और वो किसी पत्थर के बदकी की तरह अनजान बना रहा। हालांकि कहीं बार उसे एहसास हुआ कि उसका चेहरा मुस्तकिल किसी की नज़रों के आसार में है और उन नज़रों की तलाश में जब उसकी तलाश थी प्यासी निगाहें राफे के चेहरे पर आकर ठहरती तो वो पहले की तरह बिल्कुल अजनबी होता। अब तो उसे अपनी ठीक ठाक इंसल्ट महसूस होने लगी थी और वो फैसला कर चुकी थी कि शादी के हंगामे सर्द पड़ते ही वो खुद खुला के लिए दरख्वास्त दे देगी। राफी का अनजान रवैया उसे बहुत कुछ समझा चुका था। इससे पहले कि वो उस पर कोई घटिया इल्ज़ाम लगाकर उसे ठोकर मारे वो खुद क्यों न पहल कर डाले, और अब वो इतनी बहादुर ज़रूर हो गई थी कि ये सब कर सकती थी। अब बैठो ना बिया, फरियाल ने उसे बैठने को कहा। नहीं थैंक्स, अब तुम बैठो अपनी भाभी भाईजान के पास, उसने वलीद की तरफ देखते हुए जताने वाले अंदाज में कहा। तो वो आंख दबाकर हंस पड़ा। हाँ भाई इन्हें बहुत जल्दी है, जाने दो इन्हें किसी और की जान बनने। पास से गुजरते उसने वलीद की सरगोशी सुन ली थी। कोई और मौका होता तो वाकई पाँव से सैंडल उतार लेती। पप्पू और मम्मी चची के साथ बैठी बातों में मगन थी। वो चुपके से उसके पास से गुजरती पंडाल के हजूम से बाहर निकल आई। लश ग्रीन लॉन के दरमियान में बहुत खूबसूरत स्विमिंग पूल बना हुआ था जिसमें साफ शफाफ पानी अलकोरे लेता सफ़ेद रोशनी को मुख्तलिफ रंगों में तकसीम कर रहा था। वो पूल के किनारे चलती एक तरफ बनी रेलिंग से टेक लगाकर खड़ी हो गई। बाहर अच्छी खासी खनकी थी मगर आसमान बिल्कुल साफ था, तारों भरा गहरा नीला आसमान। वलीद और जोया कितने खुशकिस्मत हैं, जो चाहा सो पा लिया। अल्लाह उन दोनों की खुशी और मोहब्बत यूं ही कायमो दायम रखे। उसका दिल किसी और बात के गम में नढाल हुआ जा रहा था और वो अपने ख्यालात की रो किसी और जानिब मोड़ने की कोशिश कर रही थी। वो जो पिछले चंद दिनों में खूब ज़ोरों शोर से कहे जा रही थी कि जोया के बाद वो मम्मी के पास रहेगी। वलीद और जोया ने चचा जान के साथ मिलकर चुपके से उसका भी हल ढूंढ लिया था। मम्मी के बिल्कुल साथ वाला घर चचा जान ने खरीद लिया था। दोनों घरों की पिछली दीवार गिराकर बीच में रास्ता बना लिया गया था और आरफा बेगम ने ये घर किस तरह खरीदा इसका इल्म भी उसे कल ही हो सका और इस बात पर सबसे खूब झगड़ना चाह रही थी कि उसे किसी भी बात से बाखबर नहीं रखा जाता, मगर शायद उसे अपने ख्यालों से ही निजात नहीं मिलती थी जो इर्द गिर्द की खबर रख सकती। आरफा बेगम ने अपना सारा जेवर बेच डाला था। जोया ने अपने लिए महफूज रखी गई सारी रकम और जेवर भी मम्मी को दे दिया था। कुछ चचा जान ने रकम दी थी और ये घर खरीद लिया था। ताया जान ने तो हिस्से के नाम पर उनको सिर्फ 2.5 लाख रुपए दिए थे कि बहरहाल एक छत उन्हें चाहिए थी कि उनकी बेटियां ससुराल से आएँ तो माँ के घर का दरवाज़ा खुला मिले। जोया ने मम्मी की असल गमगुसार बेटियों ने का हक अदा किया है और मैं क्या करूं, मुझे तो अपने गम पुप्पो कैसी दूर दूर सी हो गई हैं, बिल्कुल अनजान। शायद किसी ने उसे आवाज़ दी थी। वो गहरा सांस लेते हुए पलटकर जाने लगी कि एकदम पीछे से किसी ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींचा था। वो ज़हनी और जिस्मानी तौर पर उसके लिए तैयार नहीं थी, सो उसी झोंक में खींचने वाले की तरफ खींचती चली गई। राफे के सीने से टकराते ही उसने एक झटके से खुद को अलग किया था। वो न जाने कब उसके पास आकर खड़ा हुआ था, उसे पता भी नहीं चला था। ये क्या मजाक है? वो अपना हाथ छुड़ाने के लिए ज़ोर लगाते हुए बोली। ये मजाक नहीं, मेरे सब्र की इंतहा है, वो गहरी आवाज़ में बोला। सब्र या तमाशा? वो दांत किचकिचा कर बोली और अपना हाथ खींचने लगी। तमाशा, हाँ ये लफ्ज़ ठीक है। हम दोनों शुरू से अब तक जिन ड्रामाई मोड़ से गुजरकर यहाँ तक पहुँचे, इसे एक तमाशा एक कहानी कहा जा सकता है। एक ऐसी कहानी जो आंसुओं में भीगी हुई है। अब ये तुम्हारे और मेरे हाथ में कि हम इसे अलमिया अंजाम से दो चार करते हैं
तरबिया। वो उसी तरह उसका हाथ अपने मजबूत हाथ की गिरफ्त में लिए मज़े से बोला, अच्छा प्लीज़ मेरा हाथ छोड़िए और ये कहानियाँ बनाने या सुनाने की ज़रूरत नहीं। आपने जो कुछ अपने दिल में सोच रखा है और इस रोती बसोरती कहानी को जो भी अंजाम देने का फ़ैसला कर रखा है, मुझे सुना दीजिए। मैं हर तरह का अंजाम सहने के लिए तैयार हूँ। आप इस तकलीफ दे ड्रामे ने मेरे असाब इस कदर थका डाले हैं कि मज़ीद इंतज़ार, शायद आप मेरी जान से गुज़रने का इंतज़ार कर रहे हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है? मैंने इतने दिन जो तुमसे लातल्की इख्तियार की रखी है वो किसी फ़ैसले पर पहुंचने के लिए की थी। वो शायद उसकी मज़ाहमत से महफूज हो रहा था, सो उसके नाजुक हाथ पर अपनी गिरफ्त और भी सख्त कर ली। तौबा, कितने जालिम हैं आप, क्या तोड़ेंगे मेरा हाथ? कहते कहते उसकी आंखों में आंसू आ गया। जालिम कौन है? अभी इसका फैसला होना बाकी है। लो छोड़ दिया हाथ, वैसे मैंने छोड़ने के लिए नहीं पकड़ा था। उसने कहते ही एकदम से उसका हाथ छोड़ दिया, जिसे दूसरे हाथ से सुलाते हुए वो नाराज़ नज़रों से उसे देखने लगी। मैं फ़ैसले पर उसी रात पहुंच चुका था जब तुम्हें अस्पताल छोड़कर गया था। क्या मतलब? वो अपने हाथ की तकलीफ भूल गई। कैसा फ़ैसला? उसने धड़कते दिल से पूछा। तुम्हें छोड़ देने का। वो संजीदगी से बोला तो उसका सांस जैसे सीने में अटक गया। मुझे बताओ, कोई भी गैरतमंद शौहर जो अपनी बीवी को किसी गैर मर्द के लॉक्ड कमरे से इस हाल में निकाले और फिर भी उसे अपने से अलहदा ना करे, तो ऐसे मर्दों को हमारे मुआशरे में क्या कहा जाता है? उस रात रास्ता भर ये ख्याल मेरे दिलो दिमाग पर किसी ताज़ियाने की तरह बरसता रहा था और शायद मैं इस मुआशरती दबाव में आकर अपने जज्बात का खून करने पर भी तैयार हो जाता अगर तुम वो चीज़ अपने साथ दरियाब के कमरे में ना लेकर आती। क्या क्या चीज़? उसने उलझन भरी नज़रों से उसे देखा। उस चीज़ के मुतालिक बताने से पहले सुन लो कि इस वाक़ये के बावजूद और ख़ुद पर उठने वाली उंगलियों का अज़ियतनाक एहसास भी मेरे दिल को तुम्हें खुद से अलहदा करने पर मजबूर नहीं कर पा रहा था। वो चीज़ अगर मुझे ना भी मिलती तो भी बिया मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता था। वो गहरा सांस लेते हुए बोला, वो बिया जो मेरे बाप के झूठे ड्रामे और बीमारी के नाटक पर उसे हमदर्दी करते हुए अपनी सारी रकम उसकी झोली में डाल दी। वो बिया बदकिरदार और बुरी नहीं हो सकती। फिर तुम्हारे 2 कर्ज मेरे ऊपर वाजिबुल अदा थे। एक रात मेरे बाप ने झूठ बोलकर तुम्हारे किरदार पर कीचड़ उछाली। उस झूठ का बहुत बोझ था मेरे सीने पर। दूसरा वो शाम जब रोशनी ने नींद आवर गोलियों की आधी शीशी हलक में अंडेलकर खुदकुशी की कोशिश की थी। उस शाम जब उसका निकाह होने वाला था और मैं उसे सब तरफ ढूंढ आया था और ठीक वहीं कुछ हमारे साथ होने जा रहा था जो मेरे बाप ने तुम्हारी ज़िंदगी के साथ किया था। उस शाम अगर तुम मुझे उस बंद स्टोर में बेहोश पड़ी रोशी के पास न ले जाती, जबकि तुम्हारे पास अपना इंतकाम लेने का अच्छा मौका भी था। उस शाम तुमने हमारा मेरी बहन का पर्दा रखा। बोलो, ऐसी लड़की बुरी कब हो सकती है जो मौका मिलने के बावजूद उसके साथ भलाई कर जाए जिसने उसके साथ बुरा तरीन किया हो। उस शाम तुमने दूसरा बोझ मेरे कंधों पर रख दिया था। मैंने अपने दिल में अहद किया था कि कभी ज़िंदगी में मौका आया तुम्हारा पर्दा रखने का या कभी भी बेगुनाह का, तो मैं ज़रूर इस कर्ज को उतारने की कोशिश करूँगा। सो उस रात जब तुमने वलीद को फ़ोन करके बुलवाया और कुदरत ने मुझे अपने आम से 2 दिन पहले वहाँ भिजवाकर वो फ़ोन कॉल सुनने की तौफीक दी और मेरे सामने मेरे अहद को खड़ा कर दिया, उस अहद की वजह से मैं मुआशरे की किसी भी गाली को कबूल करते हुए तुम्हें अपनाने को तैयार था। मैं ज़ोया की शादी के फ़ौरन बाद तुम्हें ले जाना चाहता था, तुमसे कुछ भी सवाल जवाब किए बगैर, कि मेरे अहद ने मुझे इसका पाबंद कर दिया था। रह गया ज़रियाब का मामला। तुम्हें शायद याद ना हो, जब पहली रात तुम हमारे घर रहने के लिए आई और मैंने तुमसे ज़रियाब के बारे में पूछा तो तुमने बड़ी नख़वत से जवाब दिया था, जैसे किसी बहुत मोतबर इंसान का जिक्र आया। ज़रियाब की उन सारी हरकत का मुझे चंद दिन पहले इल्म हो चुका था और मैं तुम्हें वही बताकर ख़बरदार करना चाहता था। मैंने कहा था कि अगर मैं तुम्हें कुछ बताऊं तो तुम यकीन ना करोगी, तो तुमने बड़ी रखाई से कहा था कि यकीन करना या ना करना मेरा मसला नहीं, तुम्हें बताऊं। उस लम्हे मुझे अंदाज़ा हुआ था कि मुझे ये सब बातें बताने का कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तुम यकीन नहीं करोगी, उल्टा इसे मेरे हसद पे महमूल करोगी। इसलिए मैंने कुछ नहीं बताया था। तुम ज़रियाब के जाल में कैसे फंसी उसका भी मुझे कुछ अंदाज़ा हो गया था उसी रात, और मैं समझता हूँ इसमें भी मेरी कोताही है। अपनी मलकियत को आप खुद ऑन नहीं करेंगे तो दूसरे ज़रूर उसे छीनने की कोशिश करेंगे। जिस अल्तफ़ात की तलाश में तुम ज़रियाब की तरफ खींचती, अगर वो मुझसे मिला होता तो फिर मुझे बार बार तुम्हारी तरफ से तलाक के मुतालबे का भी रंज था। तुम्हारे दिल का क्या हाल है मुझे अंदाज़ा नहीं था, मगर फिर तुम्हारी कैफियत देखकर होता चला गया। खैर छोड़ो इस जिक्र को, ये तो लंबा किस्सा है, मगर इसमें सबसे मज़े की बात यह है कि तुम अपनी सफाई अपना गवाह अपने साथ ले आई थी, जिसने सारा मामला शीशे की तरह साफ कर दिया। वो कहकर चुप हो गया तो बयान ने बेचैन होकर उसे देखा। ज़रियाब का ब्लैकबेरी जिससे तुमने वलीद के मोबाइल पर कॉल की थी और खौफो दहशत में तुम वो मोबाइल उस तरह मुट्ठी में दबाए मेरे
साथ ही गाड़ी में आ बैठी और जब तुम चेंज करने के लिए घर उतरी तो वो सेल फोन तुम्हारी गोद से नीचे गिर गया और उसमें शायद ज़रियाब ने तुम्हें ब्लैकमेल करने के लिए सब कुछ रिकॉर्ड कर रखा था। राफी की बात पर भैया की सांसें जैसे थमने लगी। जिस खौफ के बायस वो उससे मिलने गई थी उसी अपने कत्ल के सामान को अपने साथ उठा कर ले आई। तुफ है मेरी बेवकूफ़ी और हमाकत पर। मुझसे अहमक लोगों का यकीनन एक खुशगवार और कामयाब ज़िंदगी पर कोई हक नहीं होता। वो एक बार फिर दिल ही दिल में खुद को लान तान करने में मसरूफ़ हो चुकी थी और उसमें उस आखिरी शाम की सारी गुफ्तगू भी रिकॉर्डेड थी। वो शायद तुम्हें मज़ीद हरासा करने के लिए रिकॉर्डिंग बटन पुश करके वॉशरूम में छोड़ दिया गया था और नहीं पता था ये तुम्हारी बेगुनाही पर आखिरी मोहर साबित होगी। उसकी बदनीयती और तुम्हारी मज़ाहमत और मकसद सब कुछ वाज़ेह था। वो कहकर एकदम चुप हो गया। ज़रियाब की सहर अंगेज शख्सियत का बुत तुम्हारी निगाहों के सामने पाश पाश होना ज़रूरी था एक कामयाब ज़िंदगी का आगाज़ करने के लिए। बयान को काफ़ी देर बाद जैसे इस जुमले की बाज़गश्त अपने कानों में सुनाई दी तो आपको सब कुछ मालूम हो चुका था, मेरी बेगुनाही भी और ज़रियाब की खबासत भी। वो बेयकीनी से उसे देखते हुए बोली तो उसने इस बात में सर हिला दिया। तो इतने दिन, इतने ढेर सारे दिन जब आप इधर घर आते रहे, मेरे आसपास फिरते, अजनबी नज़रों से तकते, मुंह फेरते, आपको सब मालूम था। वो कहते हुए जारहाना अंदाज में उसकी तरफ बढ़ी। उसने पीछे हटते हुए एक बार फिर इस बात में सर हिला दिया। यानी मेरी बेबसी का मजाक उड़ाते रहे, मज़ा लेते रहे। वो अब उसके बिल्कुल करीब पहुंच चुकी थी। असल में तुम्हारा हुस्न पुरसोज गमगीन थोड़ा रोया धोया इतना अच्छा लगता है जैसे चांद के गिर्द हाला। जो मैंने सोचा, वो मासूमियत से इकरार करते हुए बोला, तो मैंने सोचा कुछ दिन और इस रोनी सूरत का नज़ारा। गुस्से में चिल्लाते उसने पूरी कुव्वत से राफे को पीछे स्विमिंग पूल में धकेलने की कोशिश की, मगर ये अलग बात कि उसके फौलादी जिस्म को तो वो पीछे न धकेल सकी, उल्टा उसके बाजुओं की मजबूत गिरफ्त में आ गई। छोड़िए मुझे बेईमान इंसान, जालिम। वो अब भी पूरी ताकत से उसे धकेलने की कोशिश करते हुए कुछ और उसके करीब हो ही जा रही थी। इसीलिए तो कह रहा था कि इससे ज़्यादा खुद पर सब्र के बंद नहीं बांध सकता। तुम्हें सब कुछ बता दिया तो फिर एक पल के लिए खुद से दूर नहीं रख सकूंगा। कहाँ तुम्हें जोया की शादी के लिए रुकने दूँ। अभी तो तुमसे बहुत सारे, ढेर सारे अव्वलीन दिन से लेकर इस घड़ी तक कितने बदले लेने गिन गिन के कि तुम जोया और वलीद तो क्या अपने घर में भी किसी को कितने ही दिन तक नज़र नहीं आओगे। जालिम मैं हूँ कि तुम? चलो अभी सारे हिसाब किताब कर लेते हैं, कौन जालिम और किसने जुल्म सहे हैं। वो उसे बाजुओं से पकड़कर खींचता पार्किंग की तरफ जो बढ़ा तो वो घबरा गई। छोड़िए मुझे, छोड़िए ना, कोई देख लेगा। आई डोंट केयर, अब तो चाहे सारा शहर देख ले। वो उसे उसी तरह बाजू से पकड़े पार्किंग तक लाया था। उसने चौंक कर सर उठाया। अभी थोड़ी देर पेशतर जो आसमान सितारों से जगमगा रहा था, वहाँ जगह जगह से आप बदलियाँ मंडला रही थी और हल्की हल्की बूंदें पड़ना शुरू हो चुकी थी। ये बारिश भी ना, ये बारिश मेरे लिए कितनी बाबरकत साबित होती है, कोई मुझसे पूछे। यही बारिश तो तुम्हें मुझ तक लाई थी हमेशा के लिए, और आज फिर। उसने ड्राइविंग सीट के साथ का दरवाज़ा खोलते हुए उसे बिठाकर खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली, और वो जो आज तक उस बारिश से खाइफ रही थी, मुस्कुराते हुए अपनी हथेली खिड़की से बाहर निकालते हुए राफे की बात की तायद करने लगी। वाकई ये बारिश तो जब भी बरसी उसकी झोली में दायमी खुशियाँ डाल गई। बस उसे समझ देर में आई, और अब जब समझ आई तो मैं अब कभी बारिश से खफा नहीं होंगी। उसके लबों से फिसला था। सिर्फ बारिश से? राफे ने शोखी से पूछा तो वो खिलखिला कर हंस दी, और इस बार उसकी हंसी में राफे की हंसी भी शामिल थी। उसे मालूम था ये बारिश उसे रुलाने नहीं, हंसाने आई है, उसके मन की प्यास बुझाने। वो खिड़की से बाहर सर निकालकर बड़े शौक और लगन से बूंद बूंद बरसती अल्लाह की उस रहमत को देखने लगी, जो दो प्यार करने वालों को मोहब्बत की बौछार में भिगोने को बेताब हुई जा रही थी। तो ये थी इसकी लास्ट एपिसोड। फाइनली ये नावल ख़त्म हुआ। हमारी जान छूटी, मेरी जान छूटी, हम सब की जान छूटी। तो होपफुली कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा इस थ्रू आउट जर्नी को, और आप लोगों को मज़ा आया होगा। अब मैं कुछ कह नहीं सकती कि मैं कोई लॉन्ग नावल स्टार्ट करूँगी। आप लोगों का रिस्पांस इतना ज़्यादा अच्छा नहीं होता, और आप लोगों को लगता है कि मैं टाइम से नहीं दूँगी। यार इस दफ़ा तो मैंने इतने दिन इंतज़ार करने के बाद रिकॉर्ड करके फिर ही आप लोगों को नावल प्रोवाइड किया है, लेकिन खैर आप लोगों को क्या ही कहें। तो फिर मिलते हैं किसी और अच्छे से नावल के साथ। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।